Good morning to all of you. We are meeting after a very long pass. आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे दैट इज नोन एज हाउ टू मेक अ सिनाप्सिस एंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सिनाप्सिस स्पेशली इन द रिसर्च फील्ड एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम्स. So we will discuss how to make a synopsis and what points should be added in the synopsis and what is the quality of good synopsis. Okay, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि nowadays many universities are taking their PhD exams, are conducting their PhD exams. Somewhere it is told as a credit exam, somewhere it is known as RET. So जो PhD इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें और ख़ासकर जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आपसे एक रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है. वह रिसर्च प्रपोजल क्या है और रिसर्च प्रपोजल को हम कैसे बनाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे. तो प्रोबेबली योर रिसर्च प्रपोजल इज़ नोन एज सिनाप्सिस. और वो सिनाप्सिस क्या है? वो सिनाप्सिस जो होता है उसके आधार पे आप अपने शोध प्रोसेस, अपने रिसर्च प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. वही आपका एक रिसर्च टॉपिक होता है, वही आपका एक आधार होता है जिस पे आप आगे चल के काम करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि सिनाप्सिस होता क्या. सिनाप्सिस इज जस्ट लाइक द सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम ऑफ योर रिसर्च टॉपिक और योर रिसर्च प्रपोजल, जो कि आप आगे शोध जिस विषय पे करना चाहते हैं उस विषय पे आपका जो मेन स्ट्रीम होता है, जो उसका इसेंस होता है, जो उसका सार होता है, वही आपको सिनाप्सिस में देना होता है, वही आपका सिनाप्सिस कराता है. क्योंकि रिसर्च आपका बेसिकली 250-300 पेज का होगा, तो उसमें जो 8-10 पेज उसका शुरुआती इसेंस होता है, जो उसका मेन उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, उसी को आप इसमें प्रस्तुत करते हैं. इसीलिए इसे कहते हैं रिसर्च प्रपोजल. शोध जो संक्षिप्तिका होती है, शोध सार होती है, या इसी को आप लोग सिनाप्सिस के रूप में जानते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि अक्सर खासकर जब आप पीएचडी इंटरव्यू में जाते हैं उस समय आपके सिनाप्सिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सिनाप्सिस का अध्ययन क्या है, उस पर कुछ नंबर्स भी दिए जाते हैं. तो हम इन्हीं सब बेसिक इश्यूज पे चर्चा करेंगे. तो हमने कहा कि सिनाप्सिस जो है वह आपके रिसर्च प्रक्रिया में, शोध प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह आपका टॉपिक, रिसर्च का प्रपोजल का टॉपिक होता है जिस पे आप आगे चल के 2 साल, 4 साल, 5 साल पीएचडी करते हैं. इसमें जो यह आपका एक जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है. इस सिनाप्सिस या शोध संक्षेपिका में या रिसर्च प्रपोजल में, शोध सार में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए. ओके, तो सबसे पहले आते हैं कि एक जो प्रॉपर राइटिंग ऑफ सिनाप्सिस है उसमें कुछ मूलभूत बातों को ध्यान रखना जरूरी है. यद्यपि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कुछ न कुछ थोड़ा सा वैरी भी करता है, कुछ डिफरेंसेस भी मिलते हैं. कुछ अपने सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट का अपना अलग अप्रोच होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग नेचर होता है. उसके आधार पर वेरिएशंस एंड डिफरेंसेस भी मिलते हैं. फिर भी एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लगभग कमोबेश अगर जनरलाइज करके एक बेसिक परसेप्शन में देखा जाए तो बहुत सारी बातें जो हैं वो सिमिलरिटीज में पाई जाती हैं. तो ओके, चर्चा करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिनाप्सिस. सिनाप्सिस में सबसे पहले आपका है कि प्रीएम्बल ऑफ द टॉपिक, मतलब जो भी आपने रिसर्च प्रोसेस के दौरान आपने सब्जेक्ट चूज किया है उस सब्जेक्ट के बारे में पहले आपकी एक भूमिका होती है जिसे आप प्रस्तावना, भूमिका या प्रीएम्बल के रूप में जानते हैं. इस प्रीएम्बल में आपको क्या करना है कि जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी देंगे. उसके बारे में एक प्रकार से उसका बेसिक समरी लिखेंगे, पूरा उसका सारांश लिखेंगे. 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ज़्यादा नहीं. उसमें आप उसका पूरा स्ट्रक्चर बता देंगे, उसकी पूरी
आपको एक प्रकार से उसकी हिस्ट्री बताएंगे, बिगनिंग से लेकर लास्ट तक उसको आप समराइज करके प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए कि आपका टॉपिक है स्लेवरी सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, या आपका है देवदासी सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, गरिकाज इन एंशिएंट इंडिया, या आपका है किसी विशेष आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे है, अजंता आर्ट पे है, तो आप बताएंगे अजंता कहाँ है, उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है। दो दो चार चार लाइन से आगे बढ़ेंगे, फिर उसमें किस जो कलाकृतियाँ हैं कैसी हैं, किन विषयों की कलाकृतियाँ हैं, उनका इतिहास प्रारंभ से कैसे चला, हाँ, और उसके बाद वह किस तरह से विभिन्न युगों में चलता हुआ आप जहाँ तक टाइम फेज लिए होंगे वहाँ तक बता देंगे। जैसे मान लो देवदासी सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया है, तो आप बताएंगे देवदासी क्या होती हैं, देवदासी की एंटिक्विटी क्या है, कहाँ से निकल के आता है, कैसे कैसे इवोल्यूशन होता है, कैसे कैसे उसका विकास होता है, वो विभिन्न फेजेज में वह कैसे आगे डेवलप करता है, और अंततोगत्वा जाके कैसे वो समाप्त होता है। तो एक अपना पूरा सिनारियो आप इसमें प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो पहले आपका प्रस्तावना हो गया। अब जब प्रस्तावना किसी सब्जेक्ट का हो गया, आपने पूरा उसका एक जनरल परसेप्शन आपने स्टार्ट में प्रस्तुत कर दिया। तो अब मैटर ये हुआ कि भाई पहले तो हो गया, अब दूसरा ये आया कि फिर आता है कि आपने जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है, आपने विषय का चयन क्यों किया। हाँ, तो आपका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब क्या करेंगे, यू विल प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन ऑफ योर टॉपिक। तो अब विषय चयन जो होगा आपका, विषय चयन का औचित्य क्या है, हाँ, कि मतलब आपने यह विषय क्यों लिया। तो आपने अगर इसको चूज किया है, आपने इसको पिकअप किया है किसी टॉपिक को, तो उसका कुछ रीज़न होगा। तो आप दूसरे प्रोसेस में, दूसरी लाइन में, क्या कर सकते हैं, दूसरे तीसरे पेज पहले टॉपिक के बाद आप इसमें बताएंगे व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टेकिंग एनी टॉपिक योर टॉपिक। तो अपने टॉपिक, आपने विषय चयन क्यों किया उसके बारे में जानकारी बताएंगे कि मैंने ये विषय इसलिए लिया है, मुझे इसमें इंटरेस्टेड है, मैं इसमें ये चीज़ें प्राप्त करना चाहता हूँ, और ये जो चीज़ है, विषय है, यह इसमें ये चीज़ किया जा सकता है, इसलिए मैंने ये विषय चयन किया है। तो एक अपने विषय चयन का आप औचित्य बताएंगे। नेक्स्ट आपका है जो कि जब आपका विषय चयन हो गया, तो सबसे बड़ी दूसरी मैटर ये आएगी कि इस विषय चयन के बाद आप बताएंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। मतलब आपका है साहित्य समीक्षा, कि आपसे पहले जिन लोगों ने इस विषय पे काम किया है, जिन लोगों ने इस पे रिसर्च किया है, या जिन राइटर्स ने, हिस्टोरियंस ने, सोशोलॉजिस्ट ने, या किसी अन्य सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने उस पर काम किया है, तो उन्होंने उस पर क्या काम किया, उसने कितना लिखा, कितना पढ़ा, और उनके काम जो किए हैं उसकी सीमा क्या है, हाँ, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ देयर रिसर्च। तो उनके जो स्कोप ऑफ रिसर्च था, जो उन्होंने स्पैन ऑफ टाइम लिया, उसमें उन्होंने जो भी काम किया उसको आप समराइज करके आधा एक पेज में बताइए कि इन लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया है। फॉर इंस्टेंस, जैसे मान लीजिए आपका है कि फ्यूडलिज्म इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में सामंतवाद और उसका विकास, मान लो आपका टॉपिक है, तो आप बताएंगे कि सामंतवाद पे इससे पहले जो महत्वपूर्ण काम हुआ है उसमें आर एस शर्मा जी ने काम किया है, जिनकी किताब का नाम है इंडियन फ्यूडलिज्म। इस पे आगे चल के ऐसे डांगे जी ने महत्वपूर्ण कुछ काम किया, जिसकी किताब का नाम है फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। उसके बाद प्रोफेसर जयमन राय जी ने इस पे काम किया। उसके बाद डी डी कौशाम्बी जी ने बहुत काम किया, जिन्होंने फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव एंड फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो का सिद्धांत दिया। उनकी बड़ी फेमस किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये बताया, मान लीजिए आपका टॉपिक स्लेवरी सिस्टम है, तो बताएंगे इससे पहले देवराज चांदना ने स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया पे काम किया। आर एस शर्मा जी ने शूद्रों का इतिहास, शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया में काम किया। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, फिनले ने इस पे काम किया, तो बहुत लोगों ने काम किया। मान लीजिए आपको पुराणों पे है, तो आप बताएंगे कि पार्जिटा बहुत ने काम किया, द डायनेस्टीज ऑफ कलियज नाम महत्वपूर्ण किताब लिखा, उसमें उन्होंने ये किया। आप बताएंगे कि हाजरा ने पुरानिक एंड उप पुरानिक ट्रेडिशन पे काम किया। तो मतलब आप कि ये बताएंगे किन किन लोगों ने किन किन मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना काम किया है। भाई तभी तो आपको पता चलेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि इस पे पहले कितना काम हो चुका है। कोई भी टॉपिक हो आप अपने हिसाब से
उसको बताएंगे, कम से कम 4-6 लोग जो महत्वपूर्ण काम किए बताएंगे। अब जब आप इसको बता देंगे कि इस पे इन लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया है, फिर अगला चलेगा कि अब आपका चलेगा प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, कि अब है कि शोध समस्या। भाई अगर आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, आपने टॉपिक की पूरी समरी पहले दे दिया, फिर आपने टॉपिक बताया कि हमने क्यों सिलेक्ट किया, आगे आपने बताया कि इस टॉपिक पे अभी तक कितना काम हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब वह है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर रिसर्च। अब ये बताना कि अब आपके रिसर्च जो आपने सब्जेक्ट चूज किया तो उसकी शोध समस्या क्या है। भाई उस पर आप क्या खोजना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, किन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। भाई क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस अराइज हुए होंगे आपके दिमाग में कि अगर इसके पहले के लोगों ने इस पे इतना काम किया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि इस पे काम किया जा सकता है या काम करना चाहिए, तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे। आप एक अपना जस्टिफिकेशन देंगे कि हम ये चीज़ें जो हैं यद्यप खोजी गई हैं, जानी गई हैं, इन पे इतना काम हुआ है, बट अभी इन चीज़ों पे इन प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित रूप से या डिटेल्ड रूप से नहीं प्राप्त हो सका है, इसलिए हमको इन चीज़ों पे अभी फोकस करना है। और अगर ये हमारे सामने समस्याएं हैं इस विषय को लेकर, अगर हम इस पे काम करते हैं तो निश्चित तौर से हम कुछ और अधिक खोज सकते हैं, कुछ और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम उसमें ज्ञान में कुछ और ज़्यादा अभिवृद्धि कर सकते हैं, मतलब अपने नॉलेज को इंक्रीज करके इस सब्जेक्ट को और ज़्यादा हम बूस्टअप कर सकते हैं। तो उस बूस्टिंग करने के लिए हमारे पास कुछ प्रश्न होंगे कि अभी इन क्षेत्रों पे काम करना बाकी है, इन क्षेत्रों पे भी खोजना बाकी है। तो एक प्रकार से रिसर्च जो अभी आपका ज्ञान था, ठीक है, आपने क्या किया, एक तरफ से उस ज्ञान पे जितना काम हुआ है आपने उसको बता दिया। यह उसी प्रकार हुआ जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए फीडबैकिंग करते हैं, आप बताते हैं, प्रतिपुष्टि करते हैं कि ये तक अभी तक इतना काम हुआ है। उसके बाद नए खोज के माध्यम से जब नई चीज उसमें समाहित करने का प्रयास करते हैं, यही आपका होता है रिसर्च। तो पहले से पूर्व स्थापित ज्ञान या पूर्व स्थापित खोज या पूर्व स्थापित जो गवेषणा होती है, रिसर्च होती है, उस ज्ञान को प्रतिपादित करते हुए, प्रतिपुष्ट करते हुए, उसको रीऑथेंटिकेटिंग के माध्यम से उसको रीऑथेंटिकेट करते हुए उसमें नए ज्ञान का प्रसार करना, नए तथ्यों को जोड़ना, नई चीज़ों को समाहित करके उस ज्ञान की अभिवृद्धि करना ही आपका रिसर्च होता है। तो रिसर्च जो होता है 2 डायमेंशनल होता है। एक तरफ पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको आप ऑथेंटिकेट करते हैं, उसको प्रतिस्थापित करते हैं और उसके बाद नए ज्ञान के माध्यम से उसको क्या करते हैं, अभिवृद्धि करते हैं, विस्तार करते हैं। तो दोनों का 2 प्रकार के ज्ञान इसमें समाहित होते हैं, इसे कहते हैं रिसर्च। ओके, तो आप क्या करेंगे, अब बताएंगे ये समस्याएं हैं। अब आते हैं, अब जब समस्या आप बता दिए कि इस टॉपिक पे अभी ये समस्याएं हैं, अब अगला क्वेश्चन हुआ कि ठीक है समस्याएं अगर हैं तो अब आपका क्या उद्देश्य है। भाई अब आप इसमें क्या जानेंगे करेंगे, तो अब आप बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च की जो हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होगा, हम इसमें क्या चीज पाएंगे, क्योंकि हमने समस्या बता दिया कि ये समस्याएं भी हैं। तो अब आप बताएंगे कि हम किन किन समस्याओं पे आगे क्या काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप अपना उद्देश्य बताएंगे कि हम ये चीज़ खोजने का प्रयास करेंगे, ये चीज़ हम इसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरी चीज़ें बताएंगे अपने शोध उद्देश्य में। तो आपका जो रिसर्च का उद्देश्य होगा आप इसमें ये सब बातें पूरा बता देंगे, तो आपका उद्देश्य हो गया। अब अगला आता है कि हाइपोथेसिस, मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिसर्च। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना। अब परिकल्पना क्या है, आप समझिए कि शोध प्रक्रिया के अंतर्गत परिकल्पना जो होती है आपके संपूर्ण रिसर्च की एक अनंतिम रूपरेखा होती है। अनंतिम का मतलब दिस इज जस्ट लाइक द ट्रांजिशनल फेज ऑफ योर रिसर्च प्रोसेस। यह क्या होता है, एक संक्रमणकालीन अवस्था होती है आपके शोध की प्रक्रिया की, जो बताता है कि हमारा जो शोध है वह किस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा, हमारी परिकल्पना क्या होगी, हम किस
उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो उद्देश्य होता है वो अनंतिम होता है। अनंतिम क्यों? क्योंकि अंतिम नहीं होता है, श्योर नहीं है कि वही चीज होगा, लेकिन हम एक प्रोबेबल अपना ऑब्जेक्टिव गोल सेट कर देते हैं कि हमारा निष्कर्ष जो है इस तरफ जाएगा। हो सकता है कि हम जो सोच के चले हैं वह न हो पाए, और जितना हम सोचे हैं, जब हम सोर्सेज इकट्ठा करेंगे, जब हम डेटा एनालाइज करेंगे, हम डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, जब हम डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा सिलेक्शन करेंगे, हो सकता है जब डेटा का एनालाइज करें लास्ट में, तो उसके एनालाइजेशन के पश्चात हमको पता चले कि जो हम निष्कर्ष लेके चल रहे थे, जिस तरफ हमारी दिशा जा थी, उसके विपरीत हो गया। तो हमारा क्या होगा, जो विचार हम बना के चलते हैं वो विचार विस्थापित हो जाता है, बदल जाता है। शोध प्रक्रिया में इसी को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। इसी को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, मतलब होता है विचार विस्थापन। शोध प्रक्रिया के अंतर्गत जब नए तथ्यों के प्राप्त करने के पश्चात या नए साक्ष्यों के आने से आपकी जो परिकल्पना होती है वह फिर से विस्थापित हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है, आपके विचारों में विस्थापन आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। PARADIGM SHIFT। तो पैराडाइम शिफ्ट आपका हो गया, ठीक है। तो पैराडाइम शिफ्ट एक अलग प्रोसेस है। तो हमने कहा कि जो परिकल्पना होती है वह महत्वपूर्ण पार्ट होती है, कि जो हम यह स्थापित करता है कि हमारा जो ज्ञान होगा, जो हमारे शोध की प्रक्रिया होगी, वह किस दिशा में जाएगी, और हम कौन से उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे, और हम किस निष्कर्ष को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं होता है कि वही निष्कर्ष या वही लक्ष्य जो है शोध में प्राप्त हो सकता है कि डेटा की प्राप्ति के पश्चात उस विचार में परिवर्तन भी आ जाए, उस उद्देश्य में भी बदलाव आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हाइपोथेसिस की बात किया और हमने बात किया पैराडाइम शिफ्ट की बात किया। दो हो गया। नाउ अब देखिए, अब यहाँ तक का हो गया, तो अब आता है कि ये सब हो गया। अब आपका होगा कि रिसर्च मेथड क्या होगा आपका। भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथड का मतलब क्या है कि भाई आप किस पद्धति को लेकर काम करेंगे। फॉर इंस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं तो उनमें कुछ अपना अलग अप्रोच होता है। अगर आपका साइंटिफिक है, साइंस का है, तो कुछ अप्रोच अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर इतिहास में ज़्यादातर हम हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास में हम अतीत काल में जो चीज़ें हुई हैं, घटनाएं घटित हुई हैं, जो साक्ष्य सापेक्ष हैं, तार्किक हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, लॉजिकल हैं, एविडेंस बेस्ड हैं, और उसके बाद उनके पीछे रिटेल सोर्सेज हैं और उन्होंने समाज को प्रभावित किया है, समाज में बदलाव लाया है, वो घटनाएं हिस्टोरिकल ऐतिहासिक होती हैं। अब उन ऐतिहासिक घटनाओं का अतीत काल से लेकर वर्तमान तक एक जो समग्र विकास हुआ है और उस विकास की प्रक्रिया में क्या क्या परिवर्तन या बदलाव हुआ है, उसको हम अतीत से लेकर वर्तमान के दृष्टिकोण में समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अतीत की वस्तुओं में ऐतिहासिकता ढूंढते हुए उसे वर्तमान के साथ संबद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच, मतलब होता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो इतिहास में प्रोबेबली हम हिस्टोरिकल दृष्टिकोण अप्रोच का प्रयोग करते हैं। तो एक आपका हो गया ऐतिहासिक दृष्टिकोण। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि ऐतिहासिक के साथ हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी करें। भाई कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब है, मान लीजिए हमने कह दिया कि हेनसांग और फाहियान दोनों के जो यात्रा वृत्तांत है, इन दोनों के यात्रा वृत्तांत का तुलनात्मक अध्ययन बताइए। अदरवाइज हमने कह दिया कि अमीर खुसरो और बर्नी के इतिहास लेखन की प्रासंगिकता बताइए, या दोनों में कितना ज़्यादा ऐतिहासिकता मिलती है उसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा, तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा। तो हम हिस्टोरिकल के साथ साथ कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। हाँ, तो एक ये मेथड हो सकता है। अगला, हम चीज़ों को विश्लेषण करेंगे। हमारा जो दृष्टिकोण होगा वह एनालिटिकल हो सकता है। कई चीज़ों पे हमारा दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, वर्णनात्मक हो सकता है। हम केवल वर्णन करने तक सीमित रहें तो वर्णनात्मक हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी संभाव्यता का अध्ययन कर रहे हैं कि मान लीजिए ये पार्टी है
अगले चुनाव में इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सर्वे एनालिसिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें हम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। लोगों के बीच में जाएंगे, उसको सर्वे करेंगे, लोगों से बात करेंगे और फिर उसके आधार पे एक जनरल परसेप्शन हम तय करेंगे कि इसका इस समय जो रुझान है वह यह चल रहा है। तो जो अब का रुझान होगा, ठीक है, वह रुझान इस बात को बताएगा कि इस सर्वेक्षण में किसकी संभावना ज़्यादा या कम है। तो वो टॉपिक सर्वेक्षण विधि हो जाएगा। ठीक, तो मतलब है ऐसे कहें कि दिल्ली के चुनाव में किसी पार्टी विशेष की संभाव्यता, अब उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो हम बीच में लोगों के गए, सर्वे एनालिसिस किया, तो सर्वे भी सर्वेक्षण विधि का वहाँ प्रयोग कर दिया हमने। जैसे आपको कभी कभी देखते होंगे चुनाव से पहले जब सर्वेक्षण होता है, हाँ, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन। हम रेफरेंडम कराते हैं, लोगों के बीच में जाकर पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, जनमत संग्रह करते हैं, बताइए आप किसको वोट दे रहे हैं। और चुनाव हो जाने के बाद जब लोग वोटिंग करके निकलते हैं तो हम उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं आपका एग्जिट पोल, निर्गत मत सर्वेक्षण पद्धति। निर्गत मत सर्वेक्षण, ये पीछे IAS क्वेश्चन था, ठीक है। निर्गत मत सर्वेक्षण पद्धति, एग्जिट पोल सिस्टम। अब एग्जिट पोल सिस्टम में हम बताएंगे कि चुनाव के बाद क्या लोगों ने कहा, ठीक है। एग्जिट पोल मेथड वहां पे आ गया, आपका एग्जिट पोल एनालिसिस हो गया, ठीक है। इसके पहले हम आ गए पब्लिक ओपिनियन पे आ गए, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे रेफरेंडम करा सकते हैं किसी मुद्दे पे लेकर। जैसे जादू जियान कहता है कि शासन को या सरकार को किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए, कोई भी नियम कानून लागू करने से पहले जनता से सर्वेक्षण करना चाहिए, जिसे कहता है मास लाइन कम्युनिकेशन। UGC का क्वेश्चन याद रखिएगा, कहता है मास लाइन कम्युनिकेशन, ठीक। ये हो गया सिस्टम। तो बहुत सारे सिस्टम है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए कि एजुकेशन टॉपिक है, सोशल वर्क टॉपिक है, सोशियोलॉजी है। हमने इसमें कहा कि जो मिड डे मील योजना है, उस मिड डे मील योजना के लागू होने के बाद छात्र प्रतिशतता और स्कूल की गुणवत्ता पे हमको जांच करना है। तो भाई पहले देखिए, हमने कहा कि 2001 से लेकर 2010 तक जो हुआ है उस पर लागू करना है, हम उस पर एनालाइज करेंगे। तो अब 2010 के बाद एनालाइज करेंगे, तो मतलब बात पीछे हो चुकी है। इसके बाद हम उस अप्रोच पे अध्ययन करेंगे, तो इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, कार्योत्तर विधि, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पे एनालिसिस करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो सिस्टम मेथड, क्योंकि बात हो चुका है। अब एनालिसिस करेंगे कि मिड डे मील खाने के बाद बच्चे कितने प्राइमरी में आए कि नहीं आए तो उनमें गुणात्मक विकास कितना हुआ, उनमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों जो डिफरेंसेस हैं कितना आई कितना नहीं आई। हाँ, मतलब पढ़े लिखे या खा के चले गए, या केवल खाने आए पढ़े नहीं, या पढ़े और खाए नहीं, या खाना भी खाए और पढ़े भी, तो ये अध्ययन होगा ना। तो मतलब है कि बहुत सारे हमारे पास अप्रोचेस है। जैसे मान लीजिए अब कोरोना पे हमको दवा पे करना है, कोरोना इफेक्ट की बात करना है। कोरोना के लिए हमको करना है कि जो कोरोना से लोग ग्रसित हुए, हाँ, उनमें कैसे दवाई बनाई जाए, क्या बनाई जाए, तो उसको कहते हैं हम नैदानिक डायगोनल सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अप्रोच होगा वह क्या होगा, डायग्नोस्टिक होगा, क्योंकि हम खोज करेंगे कि इनके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी दवा, कौन सा सीरम का प्रयोग किया जाए। तो हमारा वहाँ पे सिस्टम अलग हो जाएगा। तो मतलब जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए है कि अगर हम किसी ऐसे जनजाति समूह पे अध्ययन करें जिस जनजाति समूह की भाषा आज को हमको ज्ञान नहीं है, हमको रिसर्च करना है। मान लीजिए हमको गारो खासी जयंतिया पे अध्ययन करना है, हमको मान लीजिए थारू जनजाति पे अध्ययन करना है, या ऐसी जनजाति चूरू जनजाति पे अध्ययन करना है जिनके बारे में हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हम अब क्या करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। वहाँ जाके क्या करेंगे, हम उनकी परंपराओं रीति रिवाजों को वहाँ क्या करेंगे, जाके ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, क्योंकि हम उनके साहित्य को पढ़ नहीं सकते, या उन्होंने पता लगा साहित्य नहीं लिखा, तो तब हमारे पास अध्ययन का अप्रोच क्या होगा, तो वहाँ जाएंगे हम अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। हम जाएंगे, रोज उनको ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करके जो हमको लगेगा हम उसको लिखेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन सिस्टम। तो वो भी अपना एक महत्वपूर्ण अप्रोच है।
इसीलिए आप देखे होंगे जो प्राचीन काल के बहुत सारे ट्रेवलर्स आते थे, जैसे भेनसांग हुए, मेगस्थनीज हुए, चाओ जुकुआ हुए और मैनी मोर्स, ये लोग आते थे तो कभी कभी क्या करते थे, हमारे समाज को नहीं समझ पाते थे तो कुछ उल्टा पुल्टा लेकर चले जाते थे। जैसे मेगस्थनीज ने कहा कि इंडिया हैज़ नो स्लेवरी सिस्टम, भारत में दास प्रथा नहीं है। कहता है भारत में अकाल नहीं पड़ता, भारत वाले लेखन कला नहीं जानते। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसने जो ऑब्जर्व किया लिख दिया। कोई ज़रूरी नहीं का उसका हर लेखन जो है सही ही हो। तो ऑब्जर्वेशन मेथड एक अपना अलग अप्रोच है। तो मतलब बहुत सारे हमारे पास अप्रोचेस है। हाँ भाई, कहीं कहीं हमारा एक्सटर्नल रिसर्च होता है, जो इसमें हम क्या कहते हैं, एक्शन की बात करते हैं, जो चीज़ कार्यकारी है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कहीं हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो बहुत सारे अप्रोच हमारे पास तरीके हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जिनका प्रयोग हम जगह जगह पे करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक ही अप्रोच से हम नहीं करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे और अलग अलग हमारे टॉपिक्स पे वो क्या रेलेवेंट होते हैं, और उसी के आधार पे वे अप्रोच जो होते हैं वे लागू किए सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे अप्रोच हैं जिन पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो आप एक तो आपका ये हो गया शोध प्रविधियां, रिसर्च मेथड्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ योर रिसर्च टॉपिक। अब सोर्स तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सोर्स के तो आप रिसर्च करेंगे नहीं। प्राइमरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। पहला आपका प्राथमिक स्रोत हो गया, दूसरा आपका हो गया द्वितीयक स्रोत। अब ये दो प्रकार के मुख्य स्रोत हैं, कभी कभी थर्डली स्रोत, आजकल सोर्सेज भी आ गए हैं, द्वितीयक स्रोत भी आ गया है। ओके, अब देखिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने रिसर्च को पूरा करने में ज़्यादातर आप प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादातर हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और प्राइमरी सोर्सेज कम होते हैं। कहीं कहीं प्राइमरी सोर्सेज बहुत है। जैसे आप मान लीजिए आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, आर्कियोलॉजी में, अब पुरातत्व में आपके पास प्राथमिक सोर्स ज़्यादा होते हैं। आप जाइए, एक्सकवेशन कराइए, खुदाई कराइए, उत्खनन कराइए, आप फील्ड में रहिए, फील्ड एनालिसिस कराइए, ऑब्जर्वेशन कराइए, आपके पास बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज, एक बेसिक कंसेप्ट ये समझिए कि प्राइमरी सोर्सेज का मतलब होता ये है कि जब लेखक इतिहासकार या गवेषक या शोधकर्ता या रिसर्चर जब अपने स्वयं के प्रयासों से साक्ष्य इकट्ठा करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, तो वो सब प्राथमिक सोर्स होते हैं। जैसे आप फील्ड एनालिसिस खुद कीजिए, जाके आप किसी का इंटरव्यू खुद लेके जाइए कीजिए, किसी आप प्रजाति का अध्ययन करना है, किसी जनजाति का अध्ययन करना है, आप स्वयं जाके वहाँ उपस्थित रहिए और उसको एनालाइज कीजिए। ये सब आपके प्राइमरी सोर्सेज होगा। ठीक है। और प्राइमरी सोर्सेज पे अगर कुछ लिखा पढ़ा गया है, अगर उस लिखे पढ़े चीज को, किताब को, ग्रंथ को, आदि को कोई दूसरा व्यक्ति पढ़कर फिर लिखता है, तो उसके लिए वो सेकेंडरी सोर्सेज है। एक ही सोर्स किसी व्यक्ति के लिए प्राइमरी हो सकता है और दूसरे के लिए सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार 1826 में बताया। उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट 1842 में दिया, जिसका नाम रखा नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड पंजाब। ठीक है, उन्होंने लिखा, वे एनालिसिस खुद किए, उनके लिए वो प्राइमरी सोर्स है। उन्होंने जो लिखा, हमने पढ़ा, हमने आपको बताया, सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा, और अब आते हैं, तो हो गया जैसे आपने खुद कुछ ऑब्जर्व किया, वो आपके लिए प्राइमरी सोर्स है। आपने लिख दिया, हमने आपकी बात को कोट कर दिया, सेकेंडरी सोर्स है। तो बहुत सारे अप्रोचेस अपने अपने हैं। और तो किसी चीज में जैसे समकालीन अभिलेख मिल जाए, जैसे आपका किसी का लेटर मिल जाए, किसी की डायरी मिल जाए, हाँ, किसी के संस्मरण मिल जाए, ये सब हमेशा प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी बहुत सारे लेटर लिखा, हाँ, तो वे सब प्राइमरी सोर्सेज हैं। ओके, तो बहुत सारे अप्रोच है। लेकिन अब बता लगा, जूडिथ ब्राउन ने किताब लिखी गांधी राइज टू पावर, लुई फिशर ने लिखा महात्मा गांधी का
महात्मा गांधी भी लिखा। अब इन लोगों ने जो लिखा, हमने उस बात को कोड किया, वो सब सेकेंडरी सोर्स है। ओके, तो मतलब बहुत सारे आपकी चीजें हैं। हमने कहा कि प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस हो सकते हैं। और तो इतिहास लेखन तो रिसर्च प्रोसेस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस दोनों का प्रयोग होता है, और दोनों के प्रयोग के आधार पर ही आपका शोध जो होता है वो पूर्ण होता है। लेकिन अपने शोध में जितना ज़्यादा आप प्राइमरी सोर्सेज का प्रयोग करेंगे, उतना ज़्यादा ही रिसर्च आपका ऑथेंटिक होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा साइंटिफिक होगा, और उतना ही ज़्यादा जो होगा वह रेलेवेंट होगा। तो इसीलिए शोध प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राइमरी सोर्सेस का प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा। ओरल ट्रेडिशन आज का लेक्चर रहा है, ओरल ट्रेडिशन भी जो है वह भी प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, खुद से जाके बात कीजिए, हाँ, सामने सामने बात कीजिए, वो चीज़ लिखिए, वो आपका ओरल ट्रेडिशन है, ओरल हिस्ट्री आज का खुद चल रहा है। ओके, आइए, तो एक तो आपका हो गया सोर्सेज। सोर्सेज में देखिए क्या करना है आपको, याद रखिएगा। सोर्सेज का जो प्रोसेस है, पहले हम क्या करते हैं, हम सोर्सेज में सबसे पहले जब सोर्सेज चलता है, भाई आपको क्या है, इसे हम लोग कहते हैं प्रदत्त, इसे कहते हैं हम लोग प्रदत्त। ठीक है, डाटा डेटम। ओके, तो जो डाटा होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा का सिलेक्शन करते हैं। मतलब हम पहले जो तथ्य या साक्ष्य जो होता है, हम उसको पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि हम अपने शोध प्रक्रिया के अंतर्गत किस किस साक्ष्य का, किस किस प्रदत्त का, किस किस डाटा का प्रयोग कर, मतलब किस किस डाटा का यूज करेंगे। तो पहले हम करते हैं डाटा का सिलेक्शन। ठीक है, तो पहला आपका प्रोसेस क्या हो जाता है, डाटा सिलेक्शन। तो पहले आप डाटा को सिलेक्ट कीजिए, डाटा सिलेक्शन। डाटा जब सिलेक्शन हो जाए तो आप क्या कीजिए, अब उसको डाटा का सिलेक्शन, कौन कौन से प्रकार के डाटा चाहिए आपने बता दिया, पहले फाइनल कर लिया, दिमाग में सेटअप कर लिया, एक इमेजरी बना लिया। उस डाटा की सिलेक्शन के बाद अब क्या कीजिए, आप डाटा कलेक्शन कीजिए, अब डाटा को कलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब संग्रहण कीजिए। अब उसको पहले क्या कीजिए, ला के पहले रखिए, गैदरिंग कीजिए, कलेक्ट कीजिए, कंपाइल कीजिए, लाइए। तो डाटा सिलेक्शन, फिर आपका हो गया डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन करने के बाद फिर क्या कीजिएगा, अब उसको डाटा को एनालाइज कीजिए, डाटा एनालाइज। ठीक है, अब डाटा का एनालिसिस कीजिए कि जो आपने दिया है, अब उसको पढ़िए, समझिए, हाँ, उसमें अच्छा बुरा क्या लिखा, क्या पढ़ा गया है, उसको जानने का पहले प्रयास कीजिए। तो उसको पहले एनालाइज कीजिए, और जब एनालाइज कर लीजिए उसको, हाँ, आफ्टर एनालिटिकल अप्रोच के पश्चात फिर क्या कीजिए, आप उस डेटा का प्रयोग अपने रिसर्च में कीजिए। ठीक है, तो ये आपका डाटा प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो एनालाइज करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, डेटा का प्रोसेस करेंगे कि अब आपको कहाँ कहाँ पे कौन सी डाटा यूज करना है, डाटा प्रोसेसिंग। तो दिस इज द मेथड ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग। पूरा है डाटा प्रोसेसिंग, आपका पूरा सिस्टम एक प्रकार से चलता है। ठीक है, एनालाइज करने के बाद आप उसको लिखिए, पढ़िए। अब आता है आपका अगला टॉपिक है चैप्टराइजेशन ऑफ द टॉपिक। चैप्टराइजेशन ऑफ द टॉपिक, अब वो क्या है, अब देखिए चैप्टराइजेशन ऑफ द टॉपिक में मेन क्या होता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपने जो भी टॉपिक चुना है, उस टॉपिक में संभावित कितने अध्याय हो सकते हैं, आप इसको कितने भागों में बांटेंगे। जैसे एक आपका है कि मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक लिया, आपने लिया स्लेवरी सिस्टम एंशिएंट इंडिया, हाँ, या कुछ भी लिया, तो आप पहले क्या करेंगे, उसको संभावित भाग में बांटेंगे। तो उसको आप लिखिए, पहले हो जाएगा आपका भूमिका या प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा अध्याय से पहले होता है। इसके पश्चात अध्याय 1 हो जाएगा, इसमें ये कि आप इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आप ये बात इसमें लिखेंगे। फिर दूसरे अध्याय में क्या लिखेंगे, तीसरे अध्याय में क्या लिखेंगे, ऐसे चौथे पांचवें जितना भी अध्याय आपका हो, ये इसके बाद आपका हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा आपका निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष हो जाएगा, और अंतिम में आपका हो जाएगा, ये तो हो गया टॉपिक, अंतिम में आपका हो जाएगा संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची जिसे आप कभी कभी बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस के रूप में जानते हैं। बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, देयर आर माइनर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो अब आते हैं सबसे अंतिम में। अंतिम में आपका होता है बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची। अब इस संदर्भ ग्रंथ सूची में क्या करना है,
आपको ये बताना है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसमें आप किन किन ग्रंथों का अध्ययन किए हैं। जब आप सिनाप्सिस लिखते हैं, क्योंकि सिनाप्सिस जो है दिस इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ योर थेसिस, जो आपका रिसर्च थेसिस राइटिंग होगा उसी का प्रारंभिक यह स्वरूप होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। ओके, तो इसमें आप ये बताते हैं कि हमने इसमें किन किन किताबों का अध्ययन किया है। हमने इसमें किन किन किताबों का अध्ययन किया है और आप उन कुछ किताबों की लिस्ट बताते हैं, कुछ आर्टिकल्स की लिस्ट बताते हैं, आदि बताते हैं। तो ये आपका हो गया बिब्लियोग्राफी। तो शोध प्रक्रिया में चूंकि आप बहुत ज़्यादा तो पढ़े नहीं रहते हैं बेसिकली एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिनाप्सिस, तो आप चाहे 6-10 बुक का नाम बता दीजिए, चाहे आप 1 ही 2 पढ़े हो, चाहे 6 तो बताना पड़ेगा, और आप तो ये बता सकते हैं। अब जो संदर्भ ग्रंथ सूची है यह है, कभी कभी आप अगर अच्छा सिनाप्सिस बनाए हैं, बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, तो आप रेफरेंस भी डाल सकते हैं। रेफरेंस देखिए, बिब्लियोग्राफी में भी ये बताते हैं कि हमने किन किन किताबों का अध्ययन किया है या किन किन किताबों से हमने कुछ लिया है। रेफरेंस में आप बताते हैं कि हमने इस किताब से ये पार्ट लिया है, इस किताब से ये पार्ट लिया है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मनुस्मृति, हमने मान लिया कि पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, इसमें हम मनुस्मृति से ये किए, वशिष्ठ स्मृति का हमने अध्ययन किया, हाँ ये सब बताया। और अगर हमको रेफरेंस देना, हम बताएंगे कि मन यक्त नागस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति श्लोक संख्या इतना वर्सेस। तो अगर हमने ये बता दिया कि इसमें से इतने पॉइंट पे ये लिया गया है, तो वो हो गया आपका रेफरेंस में, वहाँ पर रेफर कर दिया कि ये बातें वहाँ पे है। अब उस रेफरेंस को लिखने के लिए अपने सिस्टम है। अगर रेफरेंस आप लिख रहे हैं तो रेफरेंस के 2 सिस्टम हो सकते हैं। एक तो मान लीजिए कि आप उसके लिए फुट नोट्स लगा सकते हैं, फुट नोट्स, और दूसरा आपका हो सकता है इंड नोट्स। अब ये क्या है, अगर मान लीजिए कि आपने जिस पेज में A4 साइज के पेज पे आप कुछ लिख रहे हैं, जिस पेज पे आपने कोई मैटर लिखा, कि कोई मैटर लिखा, और यहीं पे नीचे आपने क्या किया, मान लीजिए हमने यथ नागस्य पूज्यन्ते लिखा, हमने बता दिया 1 लिख दिया ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, उसी पेज के नीचे पे यहाँ पे हमने एक करके डाल दिया मनुस्मृति पेज नंबर इतना, ठीक है, लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका है फुटनोट्स, मतलब पाद टिप्पणी, उसी पेज के जस्ट नीचे हमने उसका रेफरेंस दे दिया, हमने एक प्रकार को उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया कि ये चीज ऐसा है। और अगर इसको हमने मान लीजिए 10 पेज लिखा, 10 पेज के बाद हमने इस एक को आगे डाला, 1 2 3 4 जहाँ पे कोड किया है, और वहां पे हमने बताया मनुस्मृति इतना पेज नंबर। दूसरे वाले का हमने बता दिया, मान लीजिए कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म की किताब से लिया गया है, या फ्रॉम स्लेवरी टू प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लिया गया है, हमने बता दिया ऐसे डालेंगे इतना नंबर पेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंड नोट, जहाँ पे लेसन समाप्त हो उसके बाद अगर हमने उनका पूरा लिस्ट दिया रेफरेंसेस का, तो वो आपका इंड नोट, और अगर आपने उसी पेज पे दिया उसे बोलते हैं पाद टिप्पणी या फुट नोट्स। तो 1 2 हो गया। अब थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं कि हमने फुट नोट्स और इंड नोट्स की बात किया। अब आते हैं कि थोड़ा सा कि जो रेफरेंस है उसको लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो nowadays we are using so many formats, and but generally 3 formats are being used predominantly. So first is आपका है APA फॉर्मेट, सेकेंड आपका है MLA फॉर्मेट, एंड थर्ड इज being used known as Chicago format। बहुत सारे इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनकी चर्चा करेंगे। एमएलए फॉर्मेट दैट वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा विकसित हुआ है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा विकसित किया गया है। इसका फॉर्मेट क्या है,
पहले चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बेसिकली लेखक का नाम, जो लेखक का नाम लिखते हैं वो अंतिम नाम पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है R.S. शर्मा की बुक को कोट करना है, तो हमने मान ली लिखा कि आपका है शर्मा R.S. हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद इनके अंतिम नाम चुन किया R.S. शर्मा फिर R.S. उसके बाद प्रकाशन वर्ष, मान लीजिए ये बुक अगर उन्होंने कोई लिखा 1950 में आई तो हमने लिख दिया 1950, ब्रैकेट में, ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ज़्यादातर लिखते हैं। फिर आपका है साहित्य का शीर्षक, इसका मतलब होता है आपका कि कोई भी जो शीर्षक, कोई भी जो टॉपिक है, जैसे बुक है तो बुक का नाम, आर्टिकल है तो आर्टिकल का नाम, जर्नल है तो जर्नल का नाम। मान लीजिए उन्होंने एक बुक बड़ी फेमस लिखा इंडियन फ्यूडलिज्म, तो मान लीजिए वो किताब को उनके दिया इंडियन फ्यूडलिज्म, तो हमने ये लिख दिया इंडियन फ्यूडलिज्म, ये उनकी बुक हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, अब वो बुक जो है आपका जो स्रोत है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ और प्रकाशक कंपनी कौन है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए बुक आई न्यू दिल्ली से है तो हमने लिख दिया न्यू दिल्ली, और मान लीजिए राजकमल प्रकाशन से हुआ तो हमने उसका क्या किया, पब्लिशर का नाम दे दिया, पब्लिशर कंपनी का नाम हमने दे दिया, ये आपका हो गया, ठीक। तो एक प्रोसेस आपका ये हो गया। सेकंड जो है एमले, दैट इज बेसिकली इट इज यूज्ड यूजुअली, ज़्यादातर आजकल यही यूज हो रहा है एमले, जिसे आप कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ने विकसित किया है। तो ये आपका हो गया मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ने इसको विकसित किया है। यह फॉर्मेट ज़्यादातर अपने यहाँ यूज हो रहा है। इस फॉर्मेट में क्या होता है, इस फॉर्मेट में भी हम लोग लेखक का नाम पहले लिखते हैं। तो मान लीजिए शर्मा जी की बुक है, हमने लिख दिया शर्मा R.S., ये हो गया। उसके बाद जहाँ हम ऊपर देखिए डेट पहले लिखते थे, यहाँ पे डेट न लिख के हम क्या करेंगे, हम आपका लिखेंगे टाइटल ऑफ द पेपर, टाइटल ऑफ द बुक। तो मान लीजिए बुक है तो बुक है आपका इंडियन फ्यूडलिज्म, तो हमने लिख दिया इंडियन फ्यूडलिज्म बुक, हमने नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया, इसके बाद आपका हो गया स्थान प्रकाशन कंपनी फीडेड। तो मान लीजिए न्यू दिल्ली से है तो हमने लिख दिया न्यू दिल्ली, प्रकाशक कोई है पब्लिशर तो हमने उसका बता दिया, उसी कंपनी का नाम बता दिया, पब्लिशर हो गया। उसके बाद हमने 1950 में आई तो 1950 लास्ट में लिख दिया। ज़्यादातर हम लोग इसी फॉर्मेट को एमले को यूज करते हैं। आजकल एक तीसरा फॉर्मेट चल रहा है जिसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग खासकर हिस्ट्री में और जो आपके ऑक्यूपेशनल चीज़ें हैं, जो व्यावसायिक चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादातर जो व्यावसायिक शोध है उसमें प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, शिकागो स्टाइल, शिकागो फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ज़्यादातर हम लोग पहले लेखक का नाम लेते हैं। मान लीजिए शर्मा जी का है तो हमने लिखा शर्मा, तो हमने यहाँ लिख दिया शर्मा, हो गया R.S., या हमने R.S. शर्मा लिख दिया, सीधे सीधे भी चलेगा। उसके बाद हमने क्या लिखा, वही फॉर्मेट है। उसके बाद उनकी किताब फॉर्मेट का नाम, तो हमने लिख दिया मान लीजिए आपका इंडियन फ्यूडलिज्म, ये बता दिया। उसके बाद हमने बता दिया स्थान प्रकाशन कंपनी वही है, फिर हमने बता दिया न्यू दिल्ली, फिर हमने बता दिया पब्लिशर, और फिर हमने क्या किया, डेट दे दिया, मान लीजिए 1950 में, तो 1950 हो गया। तो मतलब एक 3 फॉर्मेट जो है आजकल ज़्यादा प्रयोग है, जिसमें से दूसरे तीसरे में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है ओवरऑल, ठीक है। तो ये जो है आपके प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग है। तो कुल मिला के जो इतने प्रोसेस हैं जो आपके एक रिलेवेंट और एक इम्प्रेसिव कर सकते हैं
सिनाप्सिस के लिए ये टॉपिक जो हैं महत्वपूर्ण हैं और इन टॉपिक्स का समावेश कम से कम एक अच्छे सिनाप्सिस में होना चाहिए। आई थिंक यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। चलिए फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।